आप देख रहे हैं फ्री जंगल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजरुल पारी। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली, जिसका चुनाव हो रहा है, और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो बड़े ही दिलचस्प अंदाज में चुनाव हो रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरह की शख्सियत खड़ी हो गई है वो अपने आप में सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर उनकी अपनी एक सोच है और उनको जाना जाता है। राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब, जो पहले वोटर हुआ करते थे लेकिन इस बार वो वोट नहीं डाल रहे हैं, वो इस पूरे चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब वो पूरी तरह से इस पूरे मामले में खुलकर के सामने आए हैं। वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस पूरे चुनाव को वो किस तरह से देख रहे हैं। अदीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अदीब साहब, पहला सवाल यही है कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हुई है, जाहिर है कि आपका इस्लामिक सेंटर से एक पुराना लगाव है, आप तमाम चीजों को जानते हैं, लेकिन कल के और आज के चुनाव को अगर हम आपकी जबान से समझना चाहें, वो किस तरह से आप उसे देख रहे हैं? देखिए, इस्लामिक सेंटर मेरा सबसे पहला ताल्लुक इखलाकुर रहमान किदवाई साहब उस वक्त सारी जिम्मेदारी देख रहे थे। मैं दिल्ली आया तो उनसे मिलने के लिए गया, तो उस वक्त यहाँ 2 बंगले थे लोधी रोड पर, ये इलाट हुए थे इस्लामिक सेंटर के लिए, और इसमें काविशें थी जस्टिस हिदायतुल्लाह जो नायब सदर थे हिंदुस्तान के, बेगम आबदा अहमद, हकीम साहब, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। जस्टिस हिदायतुल्लाह और आबदा अहमद ने यह ज़मीन इंदिरा गांधी से दिलाई थी, लेकिन पैसा हकीम साहब ने 10 लाख रुपए दिए थे, और ये हुआ कि एक सेंटर होगा। इसमें उस वक्त के जितने दानिश्वर थे उनकी काविश और कोशिशों का नतीजा था। तो मैं जब वहाँ गया तो देखा इखलाकुर रहमान किदवाई साहब वहाँ के लॉन की, वो जो पीछे बहुत बड़ी ज़मीन थी, उसकी घास कटवा रहे थे। तो मैं उनके पास बैठ गया। मैंने कहा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उनका, भाई ये घास बेच के यहाँ के जो अखराजात हैं, बिजली क्या है, उसके पैसे देने हैं। वो मंजर हमने इस्लामिक सेंटर का देखा। फिर इस्लामिक सेंटर में मूसा रजा साहब दाखिल हुए। मूसा रजा साहब ने सारी जगह से फंडिंग जमा की, कहाँ से लाए पैसे, और ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हमने इस्लामिक सेंटर को बनते भी देखा और उसकी रूह को कब्ज होते भी देखा। इसीलिए मैं इस बार मैंने वो पैसे नहीं जमा किए जो इलीगल है मेरी समझ से, कि जब मैं आप लाइफ मेंबर हूं तो मैं सालाना पैसे क्यों लूं? लाइफ मेंबर के मानी क्या है? बिल्कुल, इस बुनियाद पर मैंने पैसे नहीं जमा किए। और दूसरी बात और क्यों की कि भाई वहां करें तो क्या करें। बिल्कुल। लेकिन अब जो हालात हुए, और मैंने देखा, क्योंकि मैं तो पहले दिन से जानता हूं कि इस्लामिक सेंटर में जब से सिराज कुरैशी साहब आए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासत हुई। जिस वक्त वो आए उन्होंने मूसा रजा साहब को यहाँ से बेदखल किया। डायरेक्टर जनरल की एक पोस्ट थी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी, वो खुद डायरेक्टर जनरल बन गए, वो खुद प्रेसिडेंट बन गए, वो खुद माली बन गए, वो खुद चपरासी बन गए। कौन इसका मेंबर बनेगा कौन नहीं बनेगा ये फैसले वही करते रहे। यहाँ तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की हिमायत कमेटी की बस चली तो उसके सरगना यही थे, सिराजुद्दीन कुरैशी जी, और कहते ये हैं कि हम सियासी नहीं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की उस यात्रा के ये अहम रुकन थे। फिर आप ताज्जुब करेंगे कि अडवाणी को बुलाकर ये स्ट्रक्चर जब बन गया था, मूसा रजा साहब ने बना दिया था 2003 जी, तो उस स्ट्रक्चर का उद्घाटन अडवाणी ने करा, दिए जलाकर। मैं यहाँ मौजूद था, इसमें मेंबर था। फिर 2004 में सोनिया गांधी की यूपीए सरकार आ गई। 3 महीने के बाद सोनिया गांधी को बुला के फिर दोबारा उसका उद्घाटन किया गया। मैंने बाद में सोनिया जी को बताया
कि साहब इसका उद्घाटन तो 6 महीने पहले अडवाणी कर चुके हैं। वो हैरत में पड़ गई। तो ये सियासत ये करते रहे। मैं इसलिए इससे परेशान था कि जब ये इमारत बन गई चंद साल के बाद मेरे इख्तिलाफात इसीलिए पैदा हुए कि पूरी तरीके से एक ताजिर अपनी तिजारत के सहारे उसने इस्लामिक सेंटर को अड्डा बनाया आरएसएस और बीजेपी का। ये इसकी सब सनद है। मैं आपसे अर्ज करूं, यहां तक कि एक सहारा अखबार में बर्नी साहब होते थे, उनके अखबार को मैंने चौराहे पे जलाया था क्योंकि मुझे फोटोग्राफ्स मिली जिसमें इस्राइल का जो रब्बी उनके लीडर थे, वो जो रिलीजियस लीडर होते हैं रब्बी कहते हैं, उनका इस्तकबालिया दिया गया और सिराज कुरैशी का तारुफ कराया गया कि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ये प्रेसिडेंट हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत में से एक है। मेरा दिल खौफ से, मैं गुस्सा आता था कि मुसलमानों को हो क्या गया है। मैंने बार बार इलेक्शनों में ये कहा कि अल्लाह के वास्ते समझो ये किसके हाथ में चला गया है। लेकिन हमको लोग मानते नहीं थे, हराते गए कि नहीं साहब ये तो सियासी आदमी हैं और सियासत हो रही है और इस सिराज कुरैशी सियासी नहीं है। सियासत कुरैशी ने इसको सियासत के करके अपने वजूद को कायम रखा, इसको बर्बाद किया कि प्रेसिडेंट का काम ये नहीं है कि वो सुबह आए, झाड़ू दिलवाए, गमले पानी देखे, कौन आया कौन नहीं गया, कौन मेंबर बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये काम उसका नहीं है। नहीं तो वो तो ये कहते हैं कि हमने न्यू बॉर्न बेबी की तरह से पाला है, पोसा है, उस आदमी जज्बात से उसे जोड़ा है। उस आदमी के पास अब बचा क्या है? तिजारत की उसमें वो फेल हो गए। अब उनके पास कोई चीज और है नहीं। अगर वो या ना करें तो फिर क्या करें? और इसी के सहारे उनको पैटर्नेज मिलता रहा बीजेपी से और मुख्तलिफ जगहों से। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि लोगों ने कहना शुरू किया, मैं क्यों इन्वॉल्व हुआ, मैं इसलिए आपसे बता दूं। सलमान खुर्शीद साहब, मैं नहीं चाहता था कि वो बीच में पड़े और वो भी नहीं चाहते थे, उनसे भी प्रेशर था और मुझसे भी लोग कह रहे थे। मैंने कहा भाई वहां बहुत गंदगी है और वो पूरे का पूरा बीजेपी और आरएसएस का अड्डा बन चुका है। वो इंद्रीश की जगह है, इंद्रीश वहां फैसले करते हैं और एक आदमी की फोटो सब तरफ लगी हुई है। यहाँ फोटो तो लगनी चाहिए थी अब्दुल हमीद की, जस्टिस हिदायतुल्लाह की, आबदा बानो की, उन लोगों की, रहमान साहब की, उन लोगों की जिन्होंने अपना खून पसीना देके इंदिरा गांधी से बनाया था। कहीं किसी की कोई है सिवाय हुकूमत हिंद का प्राइम मिनिस्टर की 25 फोटो हर जगह लगा दी गई। हमसे क्या मतलब था भाई? हम कोई सरकार हैं कि हमें फोटो टांगनी है? लेकिन हम सब देखते रहे। धीरे धीरे उन्होंने कई लोगों को ये कहा कि कोई सदर बनना चाह रहा था, कोई कुछ था, जो भी उनकी टीम थी। आज उसी टीम के लोग मुंतशिर हो गए सब लोग। खैर, जब सलमान साहब ने कहा कि हम को खड़ा किया है उनके ग्रुप के लोगों ने, सिराज कुरैशी के ही लोगों ने, तो मुझे बड़ी फिक्र हुई और मुझे ये पता लगा कि उसमें कई लोग खड़े हो गए। तो मैंने इन सबको दावत दी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मुझे खुशी हुई कि अमानुल्लाह साहब आए, सलमान साहब आए, अबरार साहब आए, आसिफ हबीब आए, बदरुद्दीन आए, सब आ गए, सिवाय सिराज कुरैशी को मैंने बुलाया भी नहीं था क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर इस सहन पे हूं कि मरते मर जाऊंगा आरएसएस और बीजेपी के उस ग्रोह से जो मुस्लिम दुश्मनी करके और मुसलमानों के बीच में बैठ के इंतशार फैलाता है, उसको मैं कभी माफ नहीं करने वाला। तो मैंने उनके सामने ये बात रखी कि आप 6 लड़ रहे हैं, तो एक ही लड़ लीजिए। उन 6 ने ये कहा कि हम एक लड़ेंगे, दूसरे दिन ईद है और ईद के दूसरे दिन हम एक फैसला कर लेंगे। ईद के दूसरे दिन जब मैंने कांटेक्ट किया तो आसिफ हबीब का फोन आया कि साहब मैं तो लड़ूंगा, मेरे पास 350 वोट हैं। मैंने कमाल फारूकी साहब से बात की, उनका साहब मैं तो लड़ूंगा। फिर मैंने अबरार साहब से बात करी,
उन्होंने कहा मेरे पास 600 वोट हैं। फिर मैं सलमान साहब के आया और मैंने देखा कि उनके यहाँ 25-30 लोग बैठे हुए थे और उसमें उन्होंने कहा हमारे वोट हैं। तो मैं समझ गया कि ये हमने अलीगढ़ को तबाह होते देखा, हमने जामिया को निकलते देखा, अपनी आंखों के सामने इस्लामिक सेंटर को भी जाता हुआ देखा। फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने समझाने की कोशिश की। जब कोई नहीं हुआ तो मेरे जहन ने यह फैसला किया कि सिराज कुरैशी 20 साल तक यहां बैठे रहे। 20 साल प्रेसिडेंट बनने के बाद अब वो बीओटी में जा रहे हैं, उनका बेटा वहीं एग्जीक्यूटिव में जा रहा है, यानी वो इस्लामिक सेंटर के सियासत से हटना नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन के बाद सिराज कुरैशी का कैंडिडेट जीते या हारे, वो इस पे कब्जा करेंगे। तो ऐसी शक्ल में मैंने सोचना शुरू किया। मैं वोटर नहीं हूं, मेंबर हूं, वहीखा हूं इस्लामिक सेंटर का। मेरी तरह बहुत बहुत लोग हैं जो फिक्र में पड़े हुए हैं कि ये किस अंदाज से जा रही है, क्योंकि मैंने और हमारी ऑर्गेनाइजेशन IMCR ने मोदी की सरकार ने इलेक्शन से पहले मौलाना आजाद फाउंडेशन को खत्म कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन, उसमें जो ट्रस्टीज हैं वो 2 परमानेंट ट्रस्टीज हैं, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, एक जामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और 7 एमिनेंट मुसलमान। अब उस वक्त के एमिनेंट मुसलमान जो थे, ABJ अब्दुल कलाम उसके मेंबर थे, ट्रस्टी थे, खुसरो साहब थे, सैयद हामिद साहब थे, इस तरह के लोग थे। वो तो सब खत्म हो गए। इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के बड़े बाबू, छोटे बाबू, डिप्टी सेक्रेटरी सबको मेंबर बना के और ये पास करा दिया। हम लोग IMCR को लोग सलमान खुर्शीद साहब की क़यादत में हाई कोर्ट गए कि साहब ये एमिनेंट मुस्लिम सही नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। उन्होंने जजमेंट ये दिया कि हम ये मानते हैं कि एमिनेंट मुस्लिम नहीं है, लेकिन अलीगढ़ और जामिया के वाइस चांसलर परमानेंट मेंबर हैं। उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि आजाद फाउंडेशन बंद हो जाए। 20,000 मुसलमान बच्चों के स्कॉलरशिप बंद करने वाला आज जामिया और अलीगढ़ का वाइस चांसलर है। और मैंने देखा कि मुसलमान टीचर उनकी तरफ है। ऐसे टीचरों को जिन्होंने 20,000 मुसलमान बच्चों के स्कॉलरशिप बंद किए, उनको कैंपस में नहीं घूमने देना चाहिए था अगर मुसलमान जिंदा कौम होती। सिराज कुरैशी के साथ भी एक पैनल है, वो सारा का सारा पैनल सिराज कुरैशी को जानता है, उनके बारे में ओपनली बयान दे चुका है, तरह तरह के इल्जाम लगा चुका है। हमने कभी कोई इल्जाम नहीं लगा, लेकिन जिस तरह से कई, मैं आप सर्च कर दूं उसको, उन्होंने इल्जाम लगाए उनके पैनल में है। क्यों? कि सिराज कुरैशी के पास वोट है, अपनी जात को वहां पहुंचाने के लिए, इस्लामिक सेंटर को खत्म करने के लिए। अब अगर इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट ये लिख के दे दे या गवर्नमेंट से कोऑपरेट कर ले कि अब हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, यहाँ इस्लामिक या मुस्लिम कल्चर की कोई जरूरत नहीं है, नेशनल कल्चरल सेंटर हो, तो फिर यहाँ कव्वाली भी होगी और भजन भी आई जी, और ये सब बात आई जी, और ये सब जानते हैं। ये अबरार साहब के सामने भी बात आई, मैं आपसे यही अर्ज कर दूं, अबरार साहब 20 साल उनके साथ रहे और उन्होंने ये क्लेम किया कि मैंने बहुत मेंबर बनाए, मेरे पास 600 वोट हैं। मैंने हर तरीके, अच्छे लोग हैं, मेरी लड़ाई नहीं है, मैं सबको बहुत अहम समझता हूं और अबरार मेरे सच में अच्छे दोस्त हैं, मुझसे बहुत एहतराम और इज्जत से मिलते हैं। लेकिन क्या अबरार को ये जायज होता है कि तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल रहे, मुझसे ये कहा, मैंने कहा आपने हाथ क्यों नहीं रोका उनका, बल्कि एक सवाल मैंने उनसे किया कि मुझे खबर लगी है कि सिराज कुरैशी ने यह तक प्रपोजल दिया कि हम इसको गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दें। तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे सामने कहा और मैंने उसको मुखालफत करी।
मैंने उनसे कहा कि आप सिराज कुरैशी के ये इलीगल काम आपने क्यों नहीं रोके, तो उनका वो करने नहीं देते थे और वो हावी थे, यकीनन हावी। अच्छा, ये बात जो है अबरार साहब कह रहे हैं आपसे कि वो हावी थे, करने नहीं देते थे। मैं बात मान लेता हूं, लेकिन जब एक आदमी अब सिराज कुरैशी के डर से या उसके इन्फ्लुएंस से अपने को मजबूत नहीं कर पाया, तो कम से कम इस बार उनका हक नहीं बनता था कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े। वो उनको बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं। मैंने कोशिश करी अमानुल्लाह साहब से, वो बहुत लायक, बहुत अच्छे दोस्त, बेहतरीन इंसान है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी लेवल तक गए। मैं ये चाहता था कि वो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट जो खाली पड़ी हुई है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो वहां आ जाए, उसको चला, जैसे मूसा रजा साहब ने कामयाब की थी। अब रहा सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद, हमारे पास बहुत थोड़े से मुसलमान बचे हैं मुख्तलिफ पार्टियों में जिनको हम मुस्लिम लीडर कहते हैं, तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। मैं एलानिया आपके इस चैनल के जरिए बताना चाहता हूं कि 100% मैं अब सलमान खुर्शीद को सपोर्ट इसलिए करूंगा कि सिराज कुरैशी हारने के बाद उनका कैंडिडेट, फिर भी उसके पीछे उसकी सरकार होगी, उससे कौन लड़ेगा? इसमें से कोई ऐसा लीडर बता दीजिए जो उस तूफान को रोक सकेगा जहां यह तय है कि इसको गवर्नमेंट को टेक ओवर कर दिया जाए। तो ऐसी शक्ल में सलमान खुर्शीद के पीछे उनकी अपनी शख्सियत के साथ उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी भी खड़ी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका सलमान खुर्शीद साहब से एक ताल्लुक है, बिल्कुल, और आप कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं सलमान साहब को सपोर्ट करके। ये इस्लामिक सेंटर किसका एजेंडा था? इस्लामिक सेंटर की जमीन कांग्रेस ने दी थी या आरएसएस ने दी थी? पूछिए इनसे। ये नक्शे किसने पास किए थे? कांग्रेस नहीं, इन्होंने किए थे। ये जो कुछ डेवलपमेंट हुआ शीला दीक्षित के जमाने में हुआ या इनके जमाने में हुआ? बकवास करते हैं ये लोग, इस तरह की बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अरे भाई, आप सियासी, जो आदमी सियासत मुस्तकिल कर रहा है, कभी अडवाणी को के साथ उद्घाटन कराता है, कभी उनकी उसमें बैठता है, कभी क्या कहते हैं इस्राएली रब्बियों को खाना खिलाता है और तारुफ कराता है, वो सियासत नहीं है। ये किस किस्म की बकवास है? अरे भाई, हर चीज आज आपको अगर जरूरत पड़ी, अगर इस्लामिक सेंटर में वो आदमी जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना, वो कहां से आ गया, कितना बड़ा सर्जन बन के आ गया, और ये कहा उनकी मीटिंग में, उनके लोगों ने मुझसे कहा जो उनके साथ थे, उस मीटिंग में ये कहा गया कि ये राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर हैं, और सिराज कुरैशी ने कहा कि हमें पीएम ऑफिस से भी कहा गया कि इनको जिताना है। नहीं, वहां तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंद्रेश कुमार साहब जो कि आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त हैं। नहीं, मैं आपसे यही तो अर्ज कर दूं, ये सियासत नहीं है, क्योंकि सलमान खुर्शीद कांग्रेस के एक बड़े नेता है। मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं, इससे गलतफहमी निकाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सलमान खुर्शीद एक बड़े नेता है साहब, हम पॉलिटिशियन को नहीं आने देंगे। अरे तुम किसकी मदद से वहां खड़े बैठोगे? तुमने जो कुछ मिला है सियासत से मिला है, और जो वहां हो रहा है वो गंदी सियासत हो रही है। और सलमान से जब हमारी बातचीत हुई, सलमान खुर्शीद से, तो उन्होंने ये कहा कि हम इसको 3 साल का ही टेनोर बनाएंगे। ये बहुत खुशाइन बात है। 3 साल से ज्यादा कोई शख्स ऐसे इदारे में नहीं रहे। ये क्लब बन गया है, एक फाइनेंशियल हब तैयार हुआ है, ये इदारा नहीं है, ये तस्वुर खत्म हो गया है। हम अगर मेंबर वोटर होते तो आप यकीन करें कि हम सिराज कुरैशी को बीओटी में भी वोट नहीं दिलवाने देते कि ये शख्स यहां दाखिल ना होने पाए। और ये जितने भी लोग हैं इस गलत फहमी में हैं हम जीत जाएंगे। भाई, तुम जीत जाओगे तो जीतने के बाद क्या करोगे? क्या लड़ पाओगे आरएसएस और बीजेपी से? जितने दिन इनकी हुकूमत रही, जबानें तो खुली नहीं, घरों में बैठे रहे। कहीं एक नजरिया आप बताइए मुझे
कि जहां कहीं भी इन्होंने कोई खिदमत की हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि माओवाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप चला गया, उसका मुकदमा कौन लड़ा? सलमान खुर्शीद लड़ रहे हैं। हम हारे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में गए, कौन लड़ रहा है? सलमान की क़यादत में लड़ा जा रहा है। अरे एक आदमी पूरी अफेयर्स को देख रहा है और ये कहा जा रहा था वो आ गए। मैं ये समझता हूं, ये कहा गया इल्जामात में से एक ये भी था कि वो आए नहीं। मुझसे बंबई में एक साहब ने पूछा कि आप भी नहीं गए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं वहां क्या करने जाऊंगा? वहां कोई डिस्कशन है, वहां कोई सेमिनार है, वहां सुबह से शाम तक चंद लोग बैठकर गीबत हो रही है। कंस्ट्रक्टिव कोई काम है जिसमें न गए हो तो बताएं। कोई अच्छी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें जाते हैं। वो एक क्लब बना हुआ है। अगर आप वहां कुछ चार्म कर दें, वहां दुनिया भर के लोगों को बुलाएं, साइंटिस्टों को बुलाएं, कुछ ऐसे सेमिनार करें, डिस्कशंस करें, हमारी अपनी कौम के आगे क्या मुस्तकबिल है, कल्चरल भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, कभी सुने आपने? वहां क्या करने जाएंगे? सिर्फ ये कहने कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इनको उतार दो, इनको रख लो, इनको मेंबर मत बनाओ, इनको मेंबर बनाओ। कहीं ऐसा देखा आपने? तो वहां वो जगह ही नहीं है जहां जाई जाए। अच्छा, एक चीज ये समझना चाहेंगे, चूंकि सलमान साहब एक ऐसा चेहरा है जो जाहिर है कि इस्लामिक सेंटर के लिए अगर उसका इंतखाब होता है तो इस्लामिक सेंटर के लिए भी एक पॉजिटिव चीज बन जाती है। लेकिन जिस तरह से हालात बन चुके हैं, कई कई उम्मीदवार खड़े हुए हैं और एक तरफ आरएसएस, जैसा कि आपने कहा कि आरएसएस का एक कैंडिडेट है, वो वन साइडेड है, तो आखिर ये जो बिखराव की सिचुएशन बनेगी, कहीं ना कहीं अफजल अमानुल्लाह साहब या फिर सलमान खुर्शीद साहब के लिए हजीमत का रास्ता नहीं बन सकती? वो हार जो है आपको दिखती नहीं क्या? देखिए, हमने कोशिश करी जी, और सबसे मिले। हम किसी की बुराई भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कर रहे हैं मौजूदा हालात में, जबकि हमें मालूम है कि इसको कैसे टेक ओवर किया जाएगा। अगर यहाँ का प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साजिश के साथ ये कह दे कि साहब अब ये हमसे नहीं चलता, नेशनल कल्चरल सेंटर हो, तो ऐसी शक्ल में कौन आदमी लड़ सकता है? मेरी अपनी नॉलेज से, इसलिए नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ एक तंजीम में जुड़ा हुआ, बल्कि मैं ये जानता हूं कि वो बेहतरीन लॉयर के साथ वो एक अकोमोडेटिंग आदमी है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अगर सलमान जीते तो जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, चाहे तमाम पैनल से, जी तमाम पैनल से, प्रेसिडेंट के खास तौर से, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन करें। ये कोई ऐसा इलेक्शन ना हो कि जहां बिल्कुल ताल्लुकात खत्म हो जाए। इस वक्त अव्वल जिम्मेदारी यह है कि सिराज कुरैशी के जरिए आरएसएस के हवाले न किया जाए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि सिराज कुरैशी इस कैंपस में एज ए रिप्रेजेंटेटिव भी ना आने पाए। अगर ये चीज कर ली हमने, हम नहीं जानते कि वहां लोग क्या सोच रहे हैं। दावतें हो रही हैं, और मैंने सुना एक गिरोह है जो हर दावत में जाता है, अपने कोड नहीं खोलता। लेकिन अगर मुसलमान यही सब करता रहा, मुझे इसलिए तकलीफ होती है कि जिन वाइस चांसलर्स ने बच्चों के स्कॉलरशिप खत्म कर दिए, कोई एक आवाज कहीं से किसी मुसलमान ने नहीं उठाई। आज तक हम यही सोचते रहे कि कोई तो बोले, और अगर सिराज कुरैशी जीत गए या उनका पैनल जीत गया तो ये सब के सब इंद्रीश के घर में बैठेंगे। अभी भी बैठते हैं, इंद्रीश ही चलाते हैं उन लोगों को, और वो भागवत को भी लेके आएंगे, जो चाहे करें। तो ये सेंटर हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि चूंकि इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के आप चेयरमैन हैं, सलमान खुर्शीद साहब उस इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के ट्रस्टी हैं। इसी ग्रुप से एक और जो है डॉक्टर आजम बेग साहब, जो कि इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के सेक्रेटरी जनरल है।
और जाहिर है कि सलमान साहब का जो पैनल है उसमें डॉक्टर आजम बेग साहब भी है। जी। ये कितना बड़ा चैलेंज है खासतौर से INCR के लिए, चूंकि मिल्लत का एक इदारा है। देखिए, मेरी फिक्र प्रेसिडेंट के लिए है जी। और मैं अगर होता यहाँ जिम्मेदारों में से तो ये पैनल में बैन करा देता। पैनल के क्या माने? आप अपनी शख्सियत को खड़ा कीजिए, अगर आप इस काबिल हैं लोग आपको वोट दें। ये पैनल ने ही तो इसको तबाह किया जो सिराज कुरैशी लेके आए। तो इसको ले लो, इसके पास 25 वोट हैं, इसको ले लो, इसका 50 वोट है, और वो सब आ गए, सारे बधुआ मजदूर उनके बन गए। ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है, पूरी ओवरहाउलिंग की जरूरत है। एक तरफ से ये 5 साल के बजाय 3 साल का होना चाहिए और 2 टर्म से ज्यादा किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हर इंडिविजुअल अपने नाम से लड़े, अगर उसमें दम है, उसकी शख्सियत है। और मैंने ये देखा लिस्ट में पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन किस्म की और बड़े आला सतह के मेंबरान हैं। आता कौन है वहां? कोई नहीं आता है। क्या करने जाएगा वहां की सियासत करने? तो ऐसी शक्ल में उसके माहौल को बदलना पड़ेगा। मैं तो उस वक्त सारे 6 प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, उनसे मैंने कहा था कि आप लोग अगर हमारी राय माने, इस बार जो भी जीते वो एक 40-50 आदमियों का एडवाइजरी या कंसल्टेटिव कमेटी बनाए। जो लोग नहीं आते हैं और जिंदगी में बड़े कामयाब रहे, उनके मशवरे लिए जाए, उसको इन्वॉल्व किया जाए। आप इस्लामिक सेंटर जाएं, आप कोई आदमी बैठा हुआ मिलेगा? कोई आदमी वहां नहीं जाता। चंद लोग जो सिराज कुरैशी साहब के हैं, कुछ कैंटीन में बैठे हैं, कुछ वहां बैठे हैं, और सिराज साहब आके दिन भर उनके पास ना कोई काम है ना दाम है, तो अब वो क्या करेंगे? वहीं रहेंगे। प्रेसिडेंट का काम झाड़ू दिलवाना है, प्रेसिडेंट का काम है गमले दिलवाना? अरे एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, डायरेक्टर जनरल का काम है, वो पोस्ट खत्म कर दी। अब आपके पास इतने अहम लोग हैं, ये आपके अमानुल्लाही हैं, ये बताइए, कैबिनेट वो सेंट्रल सेक्रेटरी रहे, अबरार हैं, खुद हायर पोस्ट पे रहे, ऐसे जाने कितने, वो हमारे एक अंसारी है वहाँ झारखंड, वो DGP रहे। अरे ये सब बड़े बड़े लोग कौन आ रहे हैं? सब भागे हुए हैं। तो ये शक्ल इस बार सलमान को जिताना, सिराज कुरैशी को हराना, ये मकसद नहीं है। इस सेंटर को RSS और इस तरह के लोगों से के चुंगल से बाहर लाना है। अच्छा, चूंकि रिफॉर्म कर देना है पूरा। हाँ, आपकी आवाज सुनी जाती है, आपको इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है। अब चूंकि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, एक मोड़ पर जो है चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, ऐसी पोजीशन में आप तमाम जो मेंबरान हैं, जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, उनसे किस तरह की अपील करना पसंद करेंगे? देखिए, मैं किसी की बुराई में नहीं हूं, न किसी को कमजोर समझता हूं। सब दानिश्वर पढ़े लिखे लोग हैं, जिंदगी में कोई न कोई उन्होंने काम किए हैं। इस वक्त ओहदा अहम नहीं है, इस वक्त सेक्रीफाइस की जरूरत है। ये बच गया है, इसके बाद इस्लामिक सेंटर हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर हम में थोड़ी बसीरत होती, हम में सोच होती, और अगर बराबर वहां प्रेसिडेंट बदलता रहता, तो कम से कम इस्लामिक सेंटर की 4 ब्रांचेस तो यकीनी खुल गई होती। बम्बई में, हाँ, अलग अलग रियासतों में जी खुल गई होती। लेकिन वो मकसद नहीं था। मकसद हमारा वोटर बन जाए और हम काबिज हो जाए, फिर ये हमारे लिए खिलौना है। वो तसव्वुर जो हमारे बुजुर्गों ने किया था, उसको किस्तों में मारा है, धीरे धीरे करके तबाह कर दिया है। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं, सोचिएगा, सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर सिराज कुरैशी की टीम जीत जाती है, तो बराबर के मुजरिम हम सब हैं, ये भी उसके मुजरिम हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था
लेकिन जब मैंने ये देखा कि ये इस्लामिक सेंटर बटने जा रहा, इतने दिन से मैं सिर्फ तज्जिया कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था कि कौन है जो ज्यादा वोट हासिल कर सकता है, हरा सकता है, और कौन है जो इस इलेक्शन के बाद बीजेपी के इस साजिश से लड़ सकता है। उसमें मुझे सलमान खुर्शीद के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए अमानुल्लाह की कदरें कम हो गई, मेरे लिए अबरार की कदरें कम हो गई, या किसी के लिए भी कम हो गई। मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनको जानता हूँ। वक्त का तकाजा ये है, जरूरत ये है, अगर आप हार भी जाएं और अगर सलमान जीत जाए तो ऐसे टीम काम करिए, फिर देखिए तमाशा। फिर तमाशा ये होगा कि अमानुल्लाह की एक्सपीरियंस, अबरार का एक्सपीरियंस, वजीर अंसारी का एक्सपीरियंस, सारे कितने लोग हैं, उन सब के एक्सपीरियंस मिलेंगे। आपने कहीं सुना कि नजीब जंग यहाँ कभी आए? आपने सुना कि बदर चीफ जस्टिस रहे? हाँ। आए? इन लोगों ने कान पकड़ लिए। वाईएस कुरैशी आए यहाँ? ये सब के सब अलग है, ये इस गन में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ उखला में यहाँ वहां रहते हैं, हम सब जीत लेंगे, खुदारा ऐसा मत सोचिए। बहुत अहम शख्सियात मिल्लत की इस मिंबर हैं, उन सबको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए एक शख्स की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि सलमान जिस मिजाज के आदमी है और जो उनका कमिटमेंट है, वो यही है कि मैं अकेले कुछ भी नहीं करूंगा, और 3 साल के बाद मैं एक टर्म 3 साल का ही रखूंगा। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब साहब। चूंकि अदीब साहब का साफ तौर पर मानना यह है कि जितने भी मेंबरान हैं जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, उन तमाम लोगों को इस वक्त की अहम जरूरत को समझना होगा और उसी हिसाब से ये फैसला करना होगा, ताकि जो मिल्लत का ये इदारा है, इस इदारे को बचाया जा सके। तो इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।